आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर के आए यूट्यूब के पूरे इतिहास में सबसे बेहतरीन क्लास पैरामाउंट आईएएस नोट्स उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान विशेष संपूर्ण अध्ययन, जो कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको इससे ज़्यादा सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन वीडियो पूरे YouTube के इतिहास में। इस वीडियो से बेहतरीन वीडियो आपको कोई भी देखने को न मिलेगी और न आने वाली है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल सके और सभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ, सभी एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपका एक एक डाउट्स, एक एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान विशेष से एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा से आपका वंचित नहीं रहेगा। आप उस परीक्षा में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की यह वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के परिचय से। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत। 1 अप्रैल 1937 तक जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। अब 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शहर की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। राज्यपाल अब आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मध्य प्रदेश का भी उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है लालजी टंडन जी की अभी हाल ही में देहांत होने की वजह से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, नेपाल की सीमा 7 राज्यों से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। ठीक है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में आधिकारिक भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा हिरण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। ठीक है, राजकीय फूल उत्तर प्रदेश का पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, जो शांति का प्रतीक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें 403 + 1 एंग्लो इंडियन 404 हैं। 403 निर्वाचित + 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल संख्या सीटों की 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। अब देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या अब कितनी है? तहसील 349 लगभग, यानी कि 349 ऑथेंटिक है + 1 अभी हाल ही में बनी है। तो उत्तर प्रदेश में अब प्रेजेंट टाइम में तहसील कितनी है? 350 तहसीलें हैं। ठीक है, आप डाटा भी सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पर, प्रेजेंट टाइम में जाकर के 350 आपको मिलेंगी तहसीलों की संख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल नगरों की संख्या 915। उत्तर प्रदेश में नगर निगम जो कि अब कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितनी है? 423। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका 193। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत 10,968। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत है 821। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत है 8,135। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें या सभाएं 59,163। उत्तर प्रदेश में पंचायतों
या महिलाओं का आरक्षण कितना है? कुल 1/3 अर्थात 33% आरक्षण है पंचायतों के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में, लखीमपुर खीरी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल या क्षेत्रफल दर वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है 46.74%, 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधान सीटों वाला जिलों में कौन कौन आता है? सबसे पहले श्रावस्ती, फिर महोबा, फिर चित्रकूट, तीनों के तीनों आते हैं, जिसमें दो सीट आती हैं विधानसभा की प्रत्येक में, अर्थात तीनों में 2-2 सीट। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अस्थायी डाटा था, लगभग कितनी थी? 19,95,81,477, जो कि अब लगभग 25 करोड़ पहुंच चुकी है प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए पुरुष की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10,45,96,415। स्त्री जनगणना 2011 के अनुसार 94 जो है, देख लीजिए आप, 9,49,85,062। 10 वर्षीय वृद्धि दर कितनी है 2001 से 2011 में? जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर 20.09%, ठीक है। उसके बाद देखिए लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 908 प्रति 1000। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति का कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार 828 प्रति 1000, ठीक है। अब देखिए बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 29, आप देख लीजिए, 2,97,28,235। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 899 प्रति 1000 पर। कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 69.72% 2011 के अनुसार। पुरुष साक्षरता दर 79.24%, महिला साक्षरता दर 59.26%। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? जनगणना 2011 के अनुसार 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। जनगणना में पहले कितने थे? 2011 में 71 थे, ठीक है। जनगणना 2011 में 71 थे, जो कि अब वर्तमान में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। बताइए कुल कितने राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पूछा जाए कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है तो दिल्ली याद रखिएगा। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके उत्तर प्रदेश के साथ 9 बनते हैं। यदि दिल्ली को हटा दिया जाए केंद्र शासित प्रदेश को तो 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए इन 9 अन्य राज्यों के साथ सीमा लगी हैं उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर में उत्तराखंड आपको बता दिया, ठीक है। सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश से लगता है, सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ये भी प्रस्तावित हैं राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के क्षेत्र को शामिल करने के लिए। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा गाजियाबाद है मतदाताओं की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से बागपत, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई? नोएडा। उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? ओखला औद्योगिक क्षेत्र में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताइए? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? धान है, गेहूं है, ज्वार है, जौ है, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, उसके बाद अरहर आपको दिखाई दे रही है, चना, गन्ना और आदि। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जिसमें आम, अमरूद, आंवला, कटहल, खरबूज, तरबूज। प्रमुख फसल में आपने जान लिया। अब प्रमुख फल अर्थात प्रमुख फल में आम, अमरूद, आंवला, कटहल, खरबूज, तरबूज। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? चूना है, पत्थर है, डोलोमाइट है, सिलिका सैंड है। इन सभी के बारे में डिटेल में आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे, बस आप इतना देख लीजिए सरसरी निगाहों से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग सीमेंट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी और कांचा उद्योग या कांच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मेन फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? 1975 में। उत्तर प्रदेश में कृषि पर आधारित जनसंख्या कितनी है? 78%। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लागू हुआ था। और अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 10 बार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? नरौरा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, थाली, पैंता, जोहरा आदि ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा है, यमुना है, गंडक है, गोमती है, सरयू नदी जो है अयोध्या जिस पर बसती है, गंगा यमुना आप जानते ही हो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो कि अभी आपको बताया था। अब उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन कौन से? देखिए, आलू है, तिलहन है, गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास, चना, मटर, तंबाकू। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा और आगरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्य उद्योग कौन से हैं? चीनी उद्योग है, चूड़ी उद्योग है, चमड़ा है, साइकिल है। उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में साक्षरता दर में कौन सा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार याद रखिए 22वां स्थान है। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की संख्या पूरे एशिया में सर्वाधिक है। अब उसके बाद देखते हैं मेन फैक्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लखीमपुर खीरी। याद रखिए, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित, इसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं। ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2001 को वर्तमान स्वरूप। ठीक है। उत्तराखंड अलग हो गया था, मैंने बताया था आपको। और उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी जानते हो, सामान्य सी बात है, राष्ट्रपति ही करता है।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? आपसे पूछा जाए तो बिरहा याद रखिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, कर्मा, पंडव, कट घोड़ा, पाई डंडा, थारू, धोबिया, राई, सौरा आदि। इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक करके वीडियो में। आप सिर्फ अपना पूरा योगदान दीजिए, अंत तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं बचने वाला है, इतना आप 100% विश्वास रखिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या थारू। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? 8वां। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किस नव पाषाणिक प्रस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डी हवा। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर में। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? बताइए। 2। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित होता है? बताइए। उत्तर प्रदेश का अवनालिका अपरदन से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रभावित जिला इटावा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पश्चिम बिहार की स्थापना कहाँ की गई है? नवाबगंज, पश्चिम बिहार। ठीक है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह का स्थापित कहाँ किया गया? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 18 जून 2001 से। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की 2 किस्मों का उत्पादन कहाँ होता है? बताइए। दशहरी और चौसा। प्रमुख आम के किस्म है या आम की मुख्य उत्पादक उत्तर प्रदेश की दशहरी और चौसा मुख्य उत्पादक किस्म है आम की उत्तर प्रदेश में। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार किया गया था वर्ष 2005 से 6 में। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? फिरोजाबाद। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों के निर्माण से या सड़कों से। उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, किसमें सबसे कम होती है? सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है उत्तर प्रदेश के, और सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, आगरा और नोएडा जो है यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे वे 2 नगर के बीच हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो रोड है किन 2 नगरों के बीच आता है? आगरा और नोएडा। ठीक है, 2 नगरों को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1955 को। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मंत्रिमंडल को। नृत्य की शैली उत्तर प्रदेश की देन है। कौन सी नृत्य की शैली? बताइए। कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश में आपने अभी हिंदी के बारे में जाना था, वो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 से 56। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन माना जाता है? कौन सा जिला है? कौशाम्बी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश धार्मिक समुदाय की दृष्टि से तीसरा स्थान है किसका? सिख का। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई थी ललितपुर में। सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर बता दिया आपको, यूरेनियम भंडार की खोज की गई। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में, याद रखिएगा 16.51% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का कितना है, 16.51%, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत की लगभग 70% चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है या उत्पादित होती है, तो उत्तर प्रदेश चीनी का प्रमुख गन्ना का उत्पादक राज्य है। अब देखिए उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश को भारत का अंडर अचीवर कहा जाता है। राज्य में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और छठा उच्चतम रेलवे स्टेशन घनत्व है। उत्तर प्रदेश में स्थित इम्पोर्टेंट भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में, याद रखिए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट शुगर कहाँ पर है, कानपुर में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में भारत की कुल खेती की भूमि का प्रतिशत कितना है, 22। कानपुर को उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। हाइड्रोजन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, अलीगढ़ में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, 4 बार। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री होरम सजी मोदी। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का भारत का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र सन 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे काला कनकर के राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक जो है बनारस न्यूज़पेपर जनवरी 1945 में काशी बनारस से प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश में पहले अंग्रेजी दैनिक नेता का प्रकाशन इलाहाबाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे कब स्थापित किया गया था, सन 1887 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन 1887 ईस्वी में। आगे देखिए 1791 ईस्वी में निवासी डेक्कन ने बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज स्थापित किया, जिसमें हिंदू धर्म, साहित्य और कानून के लिए शिक्षा की एक प्रणाली थी। वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश भारत में पहली खेल परिषद की स्थापना हुई थी। 1923 में मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, 1923 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील थे राज्य के पहली महिला वकील कर्नालिया सोराबजी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद और गोरखपुर में खोला गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हैली पार्क है, जिसे स्वतंत्रता के बाद रामगंगा पार्क नाम दिया गया था, और आज इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अब उत्तराखंड बनने के बाद पहुंच चुका था या पहुंच गया है, कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली उर्दू एकेडमी शुरू हुई थी, ठीक है। कब शुरू हुई थी बताइएगा कमेंट करके, आप कमेंट सेक्शन में। अब देखिए आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट
चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए अच्छे से। एक बार आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज को देखने के बाद हम 100% वादा करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो देखिए महत्वपूर्ण बांध, नदियाँ और झीलें। तो ओबरा बांध कहाँ पर है? रिहंड नदी पर है। रॉबर्ट्सगढ़ इसके निकटतम शहर। उद्देश्य जल विद्युत प्लस सिंचाई से उद्देश्य है इसका ओबरा बांध का। राजघाट बांध कहाँ पर है? बेटवा नदी पर है। ललितपुर इसके निकटतम शहर है। जल विद्युत, सिंचाई और जल संग्रहण इसके उद्देश्य हैं परियोजना के राजघाट बांध के। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। दूधी निकटतम शहर है। जल विद्युत और सिंचाई इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं रिहंद बांध के। अब देखिए नेक्स्ट 4 चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर है। चकिया निकटतम शहर है। सिंचाई इसका उद्देश्य या परियोजना के लिए इसका उद्देश्य है। अब देखिए नदियाँ क्रमशः गंगा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन, सरयू आप देख सकते हो। ठीक है, जूम करके इस मैप में आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आगे भी इसके बारे में अभी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से आप उतना नहीं समझ पाएंगे जितना आप वीडियो में अच्छे से एक बार इसको देखने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और कर लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब देखिए झील, बरुआ सागर झील कहाँ पर स्थित है? झांसी में। रामगढ़ तल कहाँ पर है? देवरिया में। केथम झील जो है कीठम झील बोलते हैं, कीठम झील कहाँ पर है? आगरा में। कीठम झील हमारी कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, यह आगरा के निकट, आगरा और मथुरा के बीच में कहा जा सकता है, जो आगरा के मेन बॉर्डर पर आगरा में पड़ती है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन संयंत्र, नौरोरा परमाणु पावर स्टेशन कहाँ पर है? बुलंदशहर में। प्रकार या श्रेणी क्या है? परमाणु संयंत्र है। ठीक है, एनटीपीसी सिंगरौली पे है, थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी दादरी थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल कोयला पर आधारित है। एनटीपीसी टांडा थर्मल कोयला पर आधारित है। अब उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के बारे में जान लीजिए। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। उसके बाद लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं जो कि आपको याद रखने हैं? स्वांग है, चरकुला नृत्य है, रासलीला है, नौटंकी है, अहिर नृत्य है। आप फिगर में देख सकते हो। देखिए देख पा रहे होंगे आप, रासलीला ये, स्वांग ये, ख्याल नृत्य ये, चरकुला ये, चोलिया ये, नकाल ये, नौटंकी ये, रामलीला ये। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आप जान लेते हैं जनजातियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं? देखिए अंगरिया, अहिरिया, बैगा जनजाति, बॉयंट जनजाति या पटारी जनजाति। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश उत्पादन के क्षेत्र में किस किस फसल में प्रथम स्थान रखता है? उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान। गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान है। आलू में भी प्रथम है। अर्थव्यवस्था अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में थर्ड है। राज्य की जनसंख्या में प्रथम है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय है। अब उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण मंदिर, पुरातत्व स्मारक या साइट उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में। हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में। श्री राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में। राम जन्मभूमि अयोध्या में। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में। संकट मोचन वाराणसी में। उसके बाद देखिए सारनाथ मंदिर वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। अकबर मकबरा या अकबर का मकबरा आगरा में। आगरा का किला आगरा में।
बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, भारत माता का मंदिर वाराणसी में। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। झांसी का किला झांसी में, जामा मस्जिद जौनपुर में, चुनूर का किला वाराणसी में, रेजिडेंसी लखनऊ में, विक्टोरिया मेमोरियल लखनऊ में, धमक स्तूप वाराणसी में, फतेहपुर सीकरी आगरा में, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में अयोध्या में आप जानते हो भगवान राम का मंदिर भी कहाँ पर बनने जा रहा है, जो कि 5 अगस्त को जिसका उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में। ठीक है। अब उपनाम या शहरों के विशेष शीर्षक, उनके शीर्षक क्या है? आगरा का उपनाम क्या है? ताज का शहर। इलाहाबाद का उपनाम क्या है? संगम शहर या भगवान का निवास कहलाता है। कन्नौज का उपनाम क्या है? भारत के हर्षवर्धन की इत्र घास की पूर्व राजधानी अर्थात इत्र की नगरी कन्नौज को कहा जाता है। कानपुर पूर्व का मैनचेस्टर, दुनिया का चमड़े का शहर। लखनऊ नवाब सिराज ए हिंद के पूर्व कॉन्स्टेंटिनोपल शहर। ठीक है। वाराणसी भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहलाती है और दुनिया का सबसे पुराना शहर। अब खेल स्टेडियम भूमि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कौन सी क्रिकेट अर्थात खेल स्टेडियम है या खेल क्रिकेट एकेडमी है, उनके बारे में जानते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है जो कि कानपुर में है। फैजाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय फैजाबाद में है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट फार्मूला 1 भारतीय ग्रांड प्रिक्स ग्रेटर नोएडा में है। ध्यानचंद स्टैटो टर्फ स्टेडियम हॉकी लखनऊ में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्य एशिया से आए आर्यों के आगमन के साथ शुरू होता है। 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब आर्य गंगा और घाघरा के दोआब के पास बसने लगे, अर्थात आर्यों का अधिवास जो है मुख्य रूप से ग्रामीण प्रकृति में आधारित था। इसका नाम मध्य देश यानी केंद्रीय देश रखा गया था। महाकाव्य महारत उन राजाओं के बारे में बताता है जिन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश और इसके आसपास शासन किया था और कौरव पांडवों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का भी हिस्सा थे। 1 सहस्राब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। वाराणसी के पास क्या है? सारनाथ वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के पास सारनाथ में। उस अवधि में राज्य पर मगध वंश द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद इसे नंद वंश और फिर मौर्य वंश का शासन रहा। इसी मसीहा युग के बाद कन्नौज सत्ता का केंद्र बन गया था। विभिन्न शासकों ने कन्नौज पर शासन किया, लेकिन यह हर्षवर्धन के शासनकाल का दौर था जब कन्नौज अपने शिखर पर था। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद में बेलन घाटी, सोनभद्र से सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किसने की थी? GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सायनहर राय तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लाहुरा देव से यह लाहुरा देव है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नहार राय से उत्खनन में नवपाषाण काल और औजार एवं हथियार मिले हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे।
ठीक है, जिनके नाम कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। कुशीनगर पर हुणों के आक्रमण से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिए कालसी वर्तमान उत्तराखंड में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय शताब्दी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का पालन कहते हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का या उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्यसा था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्यसा था, जो कि अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। फैजाबाद परिवर्तित करके अयोध्या। ठीक है, आप इतना सभी जानते हो। अब अहि छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। अहि छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट पुष्यमूर्ति शासक हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महादेव बताया गया है। कन्नौज को 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अशोक, अब देखिए इम्पोर्टेंट, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अशोक की रानी कौन थी? करुवाकी, जिसने जो दान दिया था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ पर उस रानी के दान का उल्लेख किया गया है। अब उसके बाद देखिए काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। महाभारत के अनुसार आपसे पूछा जाएगा काशी नगर की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अब देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने घेड़वाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक को पराजित किया था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी। मथुरा के मंदिरों को महमूद गजनबी ने सबसे अधिक लूटा था। उसके बाद देखिए 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो निर्मित किया गया है, कृष्ण मंदिर किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित किया गया है, को नष्ट किया था औरंगजेब ने। अब देखिए वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। वैदिक भजनों में वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शायद कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना भी आर्यों की भूमि के क्षितिज पर दिखाई देती हैं। वैदिक युग के बाद सप्त सिंधु का महत्व घट गया और ब्रह्मऋषि देश या मध्य देश महत्व माना जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश भारत का एक पवित्र स्थान और वैदिक संस्कृति एवं ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब देखिए नेक्स्ट, कुरु पांचाल। काशी और कौशल के नए राज्यों में वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के रूप में देर से वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुरु पांचाल के लोगों को वैदिक संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधि माना जाता था। उन्होंने संस्कृत के उत्कृष्ट वक्ता के रूप में बहुत सम्मान प्राप्त किया। अब उसके बाद देखिए पांचाल राजा के बारे में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। पांचाल राजा प्रधान जयबली स्वयं एक महान विचारक थे, जिन्होंने सिलिक, दालाब्य, श्वेतकेतु, उनके पिता उदलाक अरुणी जैसे ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसा की थी। अब नेक्स्ट देखिए काशी का अजातशत्रु एक महान दार्शनिक था। ठीक है, जिसकी श्रेष्ठता ब्राह्मणों
ब्राह्मण विद्वानों द्वारा द्रौपदी वालाहकी कार्या इत्यादि द्वारा स्वीकार की गई थी। उपनिषदों में इस युग के दौरान विभिन्न विषयों में साहित्य व्यापक पैमाने पर लिखा गया था। वे मानव कल्पना की उच्चतम पहुंच को दर्शाते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखते हैं अब पूर्व वैदिक काल। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत रामायण और महाभारत यानी महाकाव्य काल की अवधि थी। रामायण की कहानी कौशल के इक्ष्वाकु वंश के चारों ओर एवं महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के कुरु राजवंश के चारों ओर घूमता है। ठीक है, यह चारों ओर घूमती है। स्थानीय लोग दृढ़ता से मानते हैं कि रामायण के लेखक वाल्मीकि के आश्रम ब्रह्मव्रत कानपुर जिले के विथुर में थे। तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था कानपुर है, कानपुर के जिले विथुर में थे और यह नैमी सारणी सीतापुर जिले में निसार मिश्री ख के आसपास था, जिसमें गुप्ता ने या सुता ने महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे व्यास जी ने या व्यास जी से सुना था। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, इस राज्य में कुछ स्मृतियाँ और पुराण भी लिखे गए थे। गौतम बुद्ध, महावीर, मखलीपुट्टा गौसाल और महान विचारकों ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश में एक क्रांति लाए। इनमें से मखलीपट्टा गौसाल जो श्रावस्ती के पास श्रवण में पैदा हुए थे, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए वास्तव में भगवान महावीर के आगमन से पहले भी जैन धर्म इस राज्य में क्या था, मौजूद था। विश्वनाथ, सांबरनाथ और चंद्रप्रभा जैसे कई तीर्थकर इस राज्य के विभिन्न शहरों में पैदा हुए थे। यहाँ कैवल्य प्राप्त किए थे इन्होंने। अब देखिए जैन धर्म ने बाद में भी इस राज्य में अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। यह तथ्य कई प्राचीन मंदिरों के खंडहरों, इमारतों इत्यादि द्वारा प्राप्त हुआ है। एक शानदार जैन स्तूप के अवशेष मथुरा में कंकली टीला के पास से प्राप्त किए गए हैं, जबकि मंदिरों में शुरुआती मध्य युग में बनाया गया है, फिर भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थानों में संरक्षित हैं। उसके बाद देखिए बुद्ध काल। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन छोटे राज्य कपिलवस्तु अब सिद्धार्थनगर जिले के शासक थे। उनकी मां माया एक छोटे राज्य देवदा अब देवरिया जिले के शासक परिवार से संबंधित थी। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बुद्ध ने बिहार में बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने पहले उपदेश का प्रचार कहाँ किया था, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ऋषिपट्टनम में मृगदाव में किया था। अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा राज्य में पौराणिक ब्राह्मणवाद की भी गहरी जड़ें थीं। ब्राह्मणिक आदेशों के देवताओं और देवियों की प्राचीन छवियाँ कुषाण काल का एक मंदिर पाया गया है जो ब्राह्मणवाद को दर्शाता है। संस्कृति विरासत। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन पालनों में से एक है। हालांकि राज्य में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो की खोज नहीं हुई है। प्राचीन समय में बांदा, बुंदेलखंड, मिर्ज़ापुर, मेरठ में पाए गए इसके इतिहास को पाषाण युग में हड़प्पा युग से जोड़ती है। आदि मानवों द्वारा चाक चित्र या काल चित्र बड़े पैमाने पर मिर्ज़ापुर जिला की विंध्य पर्वतमाला में पाए जाते हैं। उस काल के बर्तन भी अंतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी राजघाट और शौक में खोजे गए हैं। कानपुर में उन्नाव, मिर्ज़ापुर, मथुरा और इस राज्य में आर्यों के आगमन के मेन लेख पाए गए हैं। अब देखिए मौर्य काल सबसे महत्वपूर्ण है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों के उद्भव के साथ कला के इतिहास में एक नया अध्याय खोला गया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से इन दो पवित्र स्थानों पर स्तूप और विहारों के निर्माण के लिए भी आदेश दिया था। सारनाथ इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकीसा, वाराणसी।
में पाए गए पत्थर के खंभे के अवशेष हमें मौर्य कला की उत्कृष्टता को एक विचार देते हैं। सभी इस अशोक स्तंभों को चुनर पत्थरों के साथ बनाया गया है। सारनाथ में निर्मित स्तंभ मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि किसी भी देश में प्राचीन मूर्ति अर्थात प्राचीन पशु मूर्ति कला का उदाहरण कहाँ पर मिलता है। सारनाथ की इस कलात्मक अभिव्यक्ति के बराबर भी होना मुश्किल होगा, क्योंकि यह आदर्शवादी गरिमा के साथ यथार्थवादी उपचार को सफलतापूर्वक जोड़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मौर्य काल में मथुरा कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ये सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यक्ष और यक्षिनियों की विशाल मूर्तियाँ पाकर्म, बोराद और झिंग, केएस नगर और कुछ अन्य स्थानों में पाए गए हैं। ये सभी समकालीन लोक कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद देखिए शुंग सातवाहन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में काफ़ी कलात्मक गतिविधि थी। सारनाथ के खंडरों में पाए गए वास्तुशिल्प और अन्य टुकड़ों की एक बड़ी संख्या में हमें इस अवधि के दौरान निर्मित इमारतों की कहानी बताती है। इस अवधि के अर्धगोलाकार मंदिर के अवशेष अब केवल अपनी नींव की दीवार से दर्शाए जाते हैं। उन दिनों के दौरान मथुरा बढ़ौत सांची स्कूल ऑफ आर्ट का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ इस स्कूल के कई महत्वपूर्ण नमूने भी पाए गए हैं। मथुरा की कला के बारे में जानिए जो कि महत्वपूर्ण है। कुषाण काल के दौरान कला के क्षेत्र में मथुरा स्कूल अपने शिखर पर पहुँचे थे। इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध की मानव रूपी छवि है, जिसे अब तक कुछ प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया था उस समय। मथुरा और गांधार के कलाकार अग्रणी थे जिन्होंने बुद्ध की छवियां बनाई। मथुरा में जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवताओं की छवियां भी बनाई गई थीं। आमतौर पर सभी प्रारंभिक मूर्तिकला आकार में विशाल थीं। उनके उत्कृष्ट नमूने अभी भी लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा के संग्रहालयों में संरक्षित रखे हुए हैं। कहा जाता है कि देवकुल शायद पूर्वजों की पूजा के लिए एक जगह देवकुल कहलाती है और देवकुल में स्थापित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कुषाण काल के दौरान मथुरा पत्थर की छवियां मूर्ति कला का निर्माण केंद्र था। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, देश में अन्य हिस्सों में इन छवियों की एक बड़ी मांग थी। भूतेश्वर और मथुरा जिले के अन्य स्थानों में पाए गए पत्थर के खंभे चित्रित दृश्यों में वर्तमान में कपड़े, गहने, मनोरंजन, हथियार, घरेलू फर्नीचर इत्यादि सहित समकालीन जीवन की झलक दिखाई देती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, नशे की लत में पाए गए लोगों के समूह की पत्थर की नक्काशी कला के इस विद्यालय पर विदेशी हेलेनिस्टिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। कुषाण काल में सारनाथ भी उल्लेखनीय निर्माण गतिविधियां आई हैं। कई मठों, मंदिरों, उस अवधि के स्तूपों के खंडर आज भी वहां पर मौजूद हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट, स्वर्णिम युग उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण। भारतीय कला के इतिहास में गुप्त काल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कलात्मक प्रयास में किसी भी देश के पीछे नहीं था। कानपुर जिले के भिंत गांव के पत्थर मंदिर एवं देवगढ़ झांसी का ईंट मंदिर उनके कलात्मक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, प्राचीन कला और शिल्प के कुछ अन्य नमूने हैं, जैसे विष्णु की छवि मथुरा में, बुद्ध की खड़ी मूर्ति, सारनाथ संग्रहालय में तथागत की बैठी हुई छवि। मथुरा और सारनाथ दोनों गुप्त काल के दौरान कला के क्षेत्र में अपने चरम पर पहुंचे थे। ठीक है, अब देखिए लालित्य और संतुलन। लालित्य और संतुलन इस अवधि के वास्तुकला की विशेष विशेषताएं थीं, जबकि मूर्तियों को शारीरिक और आकर्षक मानसिक शक्ति द्वारा दर्शाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान प्रतीकात्मक रूपों और सजावटी उद्देश्यों में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने न केवल पत्थर के बने हैं बल्कि टेराकोटा के भी बने हैं। राजघाट वाराणसी में है, सुहत, माहेत, गोंडा बहराइच, भितरगांव कानपुर और अहिछत्र बरेली में पाए गए हैं। मध्यकालीन शुरुआत में उत्तर प्रदेश इमारतों के निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी कन्नौज, वाराणसी, कालिंसर, मथुरा में किलों और मंदिरों, महलों की विपुलता की प्रशंसा की है जो पूरे प्रदेश में फैले हुए थे। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार या गहरवार के शासनकाल के दौरान कन्नौज किला
और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, लेकिन यह मुस्लिम आक्रमणकारियों के विध्वंस का शिकार भी हुआ, जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, कुमार देवी जो गहरवार राजा गोविंद चंद्र की पत्नी थी ने सारनाथ में एक बहुत भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। कुमार देवी गहरवार राजा गोविंद चंद्र की पत्नी ने, जिसे धर्मचक्र जैन विहार के नाम से जाना जाता है। मथुरा मंदिरों की कलात्मक सुंदरता ऐसी थी कि गजनी के प्रतिमा भंजक महमूद ने भी उनकी प्रशंसा की थी। अब देखिए इम्पोर्टेंट, दक्षिण उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक भी कला के महान संरक्षक थे। उनके द्वारा निर्मित इमारतों का केंद्र मध्य प्रदेश का खजुराहो था, किंतु उनके द्वारा निर्मित मंदिरों एवं तालों का अवशेष महोबा, रायसेन, रायहिला एवं आधुनिक बुंदेलखंड में भी पाए गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, कलिंगर में उनके द्वारा बनाए गए किले रक्षा दृष्टिकोण से अपरिहार्य थे। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मंदिर और दिव्य छवियां स्वयं की एक विशेष कला परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके बाद देखती है नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अंधकार काल क्या कहलाता है उत्तर प्रदेश का। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, सल्तनत काल कला के दायरे में अंधकार काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सुल्तानों ने मुख्य रूप से दिल्ली में अपनी इमारत निर्माण को सीमित कर दिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में यहाँ मकबरे और मस्जिदों का निर्माण किया। जौनपुर में सार्की शासकों के आगमन के बाद कला गतिविधियों में एक नया जीवन शामिल किया गया। अटल, खलीस, मुखी, जहांगीरी और लाला दरवाजा जैसे उनकी संरचित मशहूर मस्जिदों के तहत निर्माण किया गया था। उनमें से सबसे बड़ा जामा मस्जिद है। ठीक है, 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक आदर्श बन गया। यह हिंदू मुस्लिम वास्तुकार का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो निर्माण की शैली में शक्ति और अनुग्रह दोनों को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जौनपुर मस्जिदों में कुछ विशेषताएं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उनकी कलात्मक द्वारा, ठीक है, प्रोपिलाएम है। इन मस्जिदों में महिलाओं की प्रार्थना करने की सुविधा है। इसके लिए कलात्मक दीवारों से घिरा सुंदर दीर्घाओं का निर्माण किया गया था। किले वास्तुकला भी सर्किस के संरक्षण के तहत विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन काल में जौनपुर में किले का अपना महत्व है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके आपके लिए उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान, इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, कंप्लीट आप इस वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मुगल या मुसलमान शासकों के बारे में आपको बताते हैं अच्छे से। इस वीडियो में एक एक करके पूरे फैक्ट्स, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो लॉन्ग हो गया हो या आपको लेंथी लग रहा हो तो उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम इसको जोड़ करके अभी एक साथ बताते हैं आपको तो ये लेंथी हो जाएगा। आप एक एक घंटा दे करके आप इससे डेली इतना रिवीजन करिए, आपके सारी उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से संपूर्ण हम इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करा देंगे, जो कि कुछ ही पार्ट्स में क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।